जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। अभी आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और जो वैश्विक संकट क्रिएट हुआ था, उसमें अभी एक नया डेवलपमेंट निकल करके सामने आया है। वो डेवलपमेंट ये है कि जो ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता थे अयतुल्ला अली खामेनेई, आप इनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, उनकी डेथ हो गई है अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अटैक के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरे मामले को समझेंगे और ये वैश्विक संकट किस प्रकार भारत पे भी असर डालेगा या नहीं डालेगा, क्योंकि भारत में भी कुछ कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है। पूरी खबर पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही नए टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दुनिया जो है ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के कारण, कम से कम एटलीस्ट मिडिल ईस्ट में तो ये संकट क्रिएट हो ही चुका है। अभी दुनिया आएगी, इसमें शामिल होगी या नहीं होगी, हम लोग इस पे पूरी तरीके से बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं इनके बारे में। तो 86 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, 86 वर्ष की, और ये जो थे अयतुल्ला अली खामेनेई। ठीक है, खामेनेई, अयतुल्ला अली खामेनेई इनका नाम था। ये एक धर्मगुरु थे, सिया धर्मगुरु मूलतः। अगर हम बात करें तो दो संप्रदाय मेनली होते हैं, सिया और सुन्नी। ठीक है, तो सिया संप्रदाय के थे और इसी का कनेक्शन ये अभी भारत से भी जुड़ेगा। अभी हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो 86 वर्षीय अयतुल्ला अली खामेनेई, जो कि बेसिकली 1989, ठीक है, यानी कि ईरानी क्रांति के 10 वर्ष बाद, ईरानी क्रांति कब हुई थी तो 1979, 1979 में ईरानी क्रांति हुई थी। उसके 10 वर्ष बाद ये नेता बनते हैं। 1979 में जो ईरानी क्रांति हुई थी, जिसमें शाह का शासन हटाया गया था, इसमें इनके पूर्ववर्ती थे अयतुल्ला रुहोल्ला खुमैनी, नाम था उनका। ठीक है, तो रुहोल्ला खुमैनी के बाद अयतुल्ला अली खामेनेई यानी कि ये शासन में आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और खुमैनी जो थे, इसके पहले रुहतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने 1979 वाली जो ईरानी क्रांति थी उसमें नेतृत्व किया था। तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पे ये आते हैं, तब से ये सर्वोच्च पद पे काबिज थे। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद भी सर्वोच्च पद होता है, सबसे मेन लीडर के तौर पे ये थे। अब बात ये होती है कि ये अमेरिका और इजराइल जो है इन पे संयुक्त प्रहार करता है। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार देखेंगे, और मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हो गई है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो अमेरिका और इजराइल यहाँ पे सबसे बड़ा अपना प्रहार करते हुए निकल करके सामने आता है। बेसिकली ट्रंप और जो नेतन्याहू जी थे, ये भी, ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया साइट है, ठीक है, आप जानते ही होंगे ट्रंप का जो व्यवहार है, किस प्रकार उन्होंने वेनेजुएला पे किया, ग्रीनलैंड को लेकर के इनका क्या रवैया है। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा ये डिस्ट्रॉय करने में मेरे हिसाब से लगे हुए हैं, खास करके अभी आप जो नवीनतम डेवलपमेंट है। लेकिन क्या केवल इन्हीं की गलती है? अभी एक बार इसको भी समझेंगे। तो ट्रंप और नेतन्याहू ने भी, दोनों ने भी अयतुल्ला जो अली खमेनी है, इनकी मौत की पुष्टि कर दी है। और सबसे प्रमुख बात क्या है, सिया समुदाय, चूंकि मैंने बताया था कि सिया समुदाय के सर्वोच्च इस समय नेता है, तो सिया समुदाय में भारी रोष है। भारत में जम्मू कश्मीर सहित देश दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, और कुछ प्रदर्शन यहाँ पे आपके ईरान में भी देखने को मिल रहे हैं। ईरान में कुछ लोग इनके मौत से खुश हैं, तो कुछ लोग मौत से दुखी हैं। इस पे भी अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसके पहले जब सत्ता विरोधी प्रदर्शन हुए थे तो लगभग 32,000 लोगों की मौत हुई थी उस प्रदर्शन में। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आप हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि यूएस और इजराइल ने प्रिमिटिव स्ट्राइक किया था। ठीक है, अच्छा, ये कुछ न्यूज हैं, जैसे अमेरिका ने फिर दागी मिसाइल, यूएस के सरेंडर, ईरान अभी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जो एरियाज हैं, खास करके आपने अभी, हम प्रिमिटिव स्ट्राइक की बात कर रहे थे, इसके बाद आप देखेंगे कि जो बहरीन है, बहरीन के मनामा में, दोहा में, कतर के, सऊदी अरब के रियाद में, कुवैत सिटी में और यूएई में, इन सब जगहों पे अमेरिका ने अपना बेस बना रखा है घेरने के लिए ईरान को। ठीक है, तो उसमें पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने धमाके किए थे, फिर से ईरान धमाके कर रहा है। अभी हम लोग इस चीज को भी देखेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड से लेकर के अमर उजाला तक, और हर जगह पे ये न्यूज आई है। अब बात कर लेते हैं हम यूएस और इजराइल के प्रिमिटिव स्ट्राइक के बारे में। तो देखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे करंज, करमनशाह, इस्फहान, तेहरान। ठीक है, तो ये तो आसान है, लेकिन पूछेगा करंज, करमनशाह, इस्फहान ये क्या है। तो बेसिकली इजरायली जो रक्षा अधिकारी थे वो ये मानते थे कि हम वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में इस स्ट्राइक को करेंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई और आंच ना उठाए। अगर इजराइल डायरेक्ट आता अकेले बिना अमेरिका को लिए, तो कहीं न कहीं वो अलग थलग पड़ता और बाकी सारे देश मिलकर के भी करते। लेकिन चूंकि अमेरिका इसमें शामिल है, तो इस वजह से ये जो ये मुस्लिम कंट्री है, सुन्नी मुस्लिम कंट्री, ये डायरेक्टली इजराइल के विरोध में यहाँ पे फिलहाल के तौर पर नहीं है। और ईरान ने गलती क्या की है, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान जो है, ईरान का जो पलटवार है वो इजराइल से आगे निकलते हुए पूरे मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, सऊदी अरब के रियाद में, मनामा में, दोहा में, अबू धाबी में, आपने कल वीडियो भी देखा होगा, कतर में गिर रहे थे ईरान के जो मिसाइल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
कि अरब देशों को निशाना क्यों बनाया गया। सबसे प्रमुख बात है कि इन देशों को निशाना क्यों बनाया गया। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि कहीं न कहीं यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़ा बेस यहाँ पे आपका कतर में है, ठीक है, कतर, दोहा में। यूएई में भी जो है यूएई वाला जो है उसका नाम अल दफरा है, अल दफरा एयरबेस है ना। एक सालेम एयरबेस है कुवैत में। इसी प्रकार से बहरीन में भी एयरबेस है। ये तो एयरबेस होना अमेरिका का एक अरब देशों को इस वजह से भी निशाना बनाया क्योंकि अमेरिका के एयरबेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इकोनॉमी भी है। आप देखिए सऊदी अरब की बात करिए तो ग्लोबल इकोनॉमी भी है। दुबई दुनिया की प्रमुख फाइनेंशियल कैपिटल में से एक है। दुबई पे हमला करना सीधे तौर पे पूरे मिडिल ईस्ट के इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे हमला करना है। तो इस वजह से भी इसमें अरब देशों को निशाना बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें दो नेता जो है वो प्रमुख तौर पे निकल करके सामने आते हैं, दो नेता और दो अलग अलग एजेंडे, जिसमें से इनको आप जानते ही होंगे, डोनाल्ड ट्रंप है ना, माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं ये। तो ईरान की जो मिसाइल इंडस्ट्रीज है और नेवी को तबाह करना इनका गोल था, ठीक है। बेसिकली ये तेल पे और अमेरिका के, इस पे हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे अपने जो द नेशनलिस्ट टाइम्स वाला जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग जल्द से जल्द अब ऐसे चर्चा स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के तौर पे तो जो ईरानी तेल है और जो अमेरिका की सुरक्षा वाला है, खास करके जो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है ना, जिसमें आपने अभी देखा होगा ब्रिक्स कंट्रीज भी इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन धीरे धीरे अमेरिका का प्रभुत्व कम हो रहा था, तो उन्होंने वेनेजुएला पे और सब जगहों पे धीरे धीरे अपना कर लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बात करें नेतन्याहू, तो इनके कुछ जेन्युइन कंसर्न थे, ठीक है। कहीं न कहीं ये अस्तित्व के खतरे से जुड़ रहे थे, जो इसेंशियल थ्रेट है इनके सामने ये जुड़े होते कि अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता तो इजराइल के अस्तित्व पे भी संकट। भाई अमेरिका का क्या भरोसा, कल को ट्रंप बोल दें कि हम नहीं करेंगे कुछ भी, या सुरक्षा नहीं करेंगे, क्या कर लीजिएगा। तो इनका ये था कि अगर इजराइल को सुरक्षित रहना है तो ईरान को नेस्तनाबूद का एटलीस्ट उसके जो परमाणु जो संयंत्र हैं उनको या परमाणु जो कार्यक्रम उनको रोकना पड़ेगा। और बार बार की बात है ना, दैट टू इजराइल ये चिल्ला रहे थे। यानी कि असली जो कारण था वो कहीं न कहीं न्यूक्लियर थ्रेट निकल करके सामने आ रहा है, ठीक है। असली बीमारी क्या थी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। और इजराइल के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी कीमत पे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। जिस प्रकार से अभी देखिए भारत के बगल में पाकिस्तान है और परमाणु हथियार मिल गया है, तो भारत न चाहते हुए भी पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, चाहते हुए भी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन इजराइल भी सेम इसी कंडीशन में जूझ रहा है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर ईरान इजराइल की आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए भी सबसे बड़ा खतरा रहती इस वजह से। और ये हम लोग एक बार देखेंगे 30 साल की चेतावनी और टिकिंग क्लॉक के बारे में भी, ठीक है। सबसे पहले 1990 में ही इजराइल ने बताया था कि ईरान जल्दी परमाणु हथियार बना लेगा, है ना। 2012 में भी इसी प्रकार दावा किया गया था कि मात्र 6 महीने दूर है, लेकिन अभी तक निकल करके सामने नहीं आया। अभी तक माना जाता है कि 60% जो है उसने न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हैं उसके इनरिचमेंट उसको कर लिया है। फिर 2015 में भी इसी प्रकार की चेतावनी दी गई थी। यानी कि दशकों से दुनिया को इस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले तो 60% वाला जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, जो कि अब एक खतरा बन सकता था, है ना, नेतन्याहू की नजरों में भी और वैसे भी। अभी जो हम लोग इस्फहान वाला बता रहे थे, एक बार दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये रहा इस्फहान, ये देख लीजिएगा, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो इस्फहान जो है, वहां पे ईरान ने क्या किया था, अपने इस्फहान में परमाणु केंद्र के अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स में 60% तक जो इनरिच्ड यूरेनियम है इसका भंडारण कर लिया था। यानी कि 60% के आसपास अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, यूपीएससी इसमें भी प्रश्न बना सकता है कि कितना परसेंट इनरिच करना होता है। तो उसमें बोलता भी है कि अगर हम शांतिपूर्ण उद्देश्य से, जैसा कि ईरान बोलता था कि हम अपने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बना रहे हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर ये चाहिए तो मात्र अब 10 से 20% इनरिचमेंट में भी काम चल जाएगा। लेकिन ये 60% से ज्यादा इनरिच हो चुका था। और अभी हाल में ही भूकंप भी आया था उस रीजन में, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं ये जो है इन्होंने अंडरग्राउंड जो है परमाणु विस्फोट किया था। तो इस्फहान, करमसा और करंज, ठीक है, वेपन ग्रेड सामग्री के बेहद करीब पहुंच चुका था। और ईरान एक परमाणु परीक्षण करने के सबसे दो संभावना, एक तो ये कि सबसे करीब पहुंच चुका है, बहुत भयंकर परमाणु परीक्षण करने वाला था। दूसरी संभावना ये भी कि उसने मिडिल ईस्ट में जो अभी भूकंप आया है वो कहीं न कहीं इसी वजह से आया भी है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो टिकिंग क्लॉक के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, बात यह है कि इसके पहले
इजराइल जो है वो कुछ साइबर युद्ध से लेकर के सटीक हवाई हमले तक करके इनको रोकता था। ठीक है, जैसे साइबर युद्ध, मतलब अभी आज तक क्यों नहीं बम बना पाया, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके पहले क्या है 1990 में, 2012 में और 2015 में भी इजराइल बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, परमाणु बम बना लेगा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बना पाया। तो कहीं ना कहीं ईरान इतने करीब था, तो इसके लिए इजराइल ने कुछ कुछ रणनीति अपनाई थी। खास करके अतीत की रणनीति क्या थी उसको हम लोग देखेंगे। तो साइबर हमले कर दिया, उनके एटॉमिक जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं जिसके थ्रू, या जो क्या कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, या जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनके लक्षित एसेसिनेशन, लक्षित हत्याएं की गई थी ताकि वो इनरिच न कर पाए, है ना। अब क्या है, वो धीरे धीरे डायरेक्ट एक्शन पे आया, क्योंकि 60% की जो लिमिट है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। कूटनीति विफल होगी, देख रहा होगा आपने, लगातार जिनेवा में वार्ता चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वार्ता का कोई खास नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली यही बोलता था कि आपको ये खत्म करना पड़ेगा, और ईरान बोलता था कि नहीं, हम एक शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण उद्देश्य के साथ बना रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में प्रवेश होता है महाशक्ति का, है ना। मैसिव ऑपरेशन अमेरिका यहाँ पे करता है। इस सीधे सीधे, जैसा कि मैंने बताया कि कल को ये पलट भी सकते हैं, भाई इतने पलटू हैं तो कल को पलट सकते हैं, लेकिन इजराइल इस युद्ध में अकेला नहीं है। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बोला है और पूर्णतः आक्रामक समर्थन दिया है ईरान। अच्छा, अभी इसमें कई बात ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 दिन पहले वहां पे इजराइल गए थे, तो कहीं न कहीं उनको भी इस हमले की जानकारी थी, लेकिन ट्रंप यहाँ पर डायरेक्टली बोलते हैं कि यह ईरान के खिलाफ एक निरंतर और एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रंप ने पहले भी बताया था कि 2-3-4 महीनों में जो ईरानी शासन है उसने अपने नागरिकों में लगभग 32,000 नागरिकों की हत्या की थी। ठीक है, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे खामनेई के, जो अयतुल्ला खामनेई की जो गवर्नमेंट है इसका विरोध कर रहा था। फिर से राजशाही, जो लंदन में इनके जो निर्वासित राजा हैं, तो शाह जो शासक थे, तो उनको फिर से लाने की बात हो रही थी। अभी देखते भी हैं कि क्या होगा, है ना। फिर इसके बाद से अमेरिका क्या करता है, अमेरिकी सेना वाला, जैसा मैंने बताया था, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, इधर जो है अपना इराक में, इराक के आसपास, ठीक है, ये जो भी बाउंड्री एरिया है पर्शियन गल्फ के आसपास है, इसमें इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे 5,000 नौसैनिक जो सोल्जर्स हैं इनको जो है तैनात किया था अपने विभिन्न वारशिप्स में। ठीक है, विभिन्न एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती यहाँ पे की गई थी, और पाकिस्तान व अन्य देशों से रियल टाइम जो इंटेलिजेंस का इनपुट मिल रहा था, सभी को साथ में लेते हुए ईरान की घेराबंदी हुई, और अचानक से ये हमला नहीं है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ट्रंप का सीधे सीधे बोलना था कि भाई तुम या तो मान जाओ या तो हम नेस्तनाबूद कर देंगे, और आज वही हुआ भी। एकदम पिन पॉइंटेड, आपको अभी मैं दिखा रहा हूं, एकदम पिन पॉइंटेड जो है ये ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन, ठीक है, राजशाही की वापसी, वही अभी जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, लायन जो कि जो शाह के जो झंडे थे उनका प्रतीक था, लायन और उगता हुआ सूरज, और ये वर्तमान में ईरान का झंडा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन, राजशाही की वापसी, अभी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्या लगता है इसके मामले में। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, है ना। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज ये भी है, एक इसमें महत्वपूर्ण चीज ये भी निकल करके सामने आई है कि अरब जो जगत है ना, वो कहीं न कहीं गुस्सा में है। जैसे कि मैंने बताया था कि कतर और यूएई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वो बोलते हैं कि हमको, उनके अभी कल जो प्रवक्ता है उनका बयान आया था कि हम पूरी तरीके से राइट टू रिस्पॉन्ड रखते हैं ईरान के ऊपर, लेकिन अभी संभावना कम है क्योंकि इसराइल और अमेरिका इस मामले में काफी है, सऊदी अरेबिया में भी। इसमें एक महत्वपूर्ण डिटेल ये निकल करके सामने आ रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट था, ये अब एक सबसे बड़ा उनके लिए डिफेंस के लिए धर्म संकट बनते जा रहा है, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान, सॉरी, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट शामिल किया गया था, जिसमें माना गया था कि एक पर अगर हमला होगा तो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो अमेरिका, पाकिस्तान ने यहाँ पे दावा किया गया था कि, पाकिस्तान ने यहाँ पे दावा किया था कि जो परमाणु हथियार हैं वो सऊदी अरब की रक्षा के लिए हमेशा रहेंगे। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इसमें कूदता है, और अगर ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान कूद जाए, फिर ऐसे सुनने में आ रहा है कि रसिया भी प्लान बना रहा है ईरान की तरफ से कुछ कुछ करने का, लेकिन 2 मोर्चों पे शायद ही वो आए, क्योंकि यूक्रेन के साथ पहले इसकी टसल चल रही है। तो ऐसे में एक व्यापक वैश्विक संकट का भी मामला बनकर के सामने आता है। जैसा कि मैंने बताया भी था कि जम्मू कश्मीर में भी शिया जो समुदाय है वो बहुत इसको आक्रोश में है। दूसरा, अभी रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी देखने को डेवलपमेंट मिलेगा, है ना। बात यह है कि यहाँ पे एंड गेम सेट हो चुका है, अयतुल्ला जी जो है उनका खात्मा हो चुका है। अब ये निकल करके सामने आ रहा है कि कौन यहाँ पर नए नेता बनते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो एक नया नेता चुनेंगे, देखते हैं, या फिर से आता है, फिर से राजशाही का आगमन होता है।
इसमें सबसे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है यहाँ पे कि ईरान में तख्तापलट का खुला आह्वान किया गया है। अमेरिकी रणनीति सीधे सीधे यहाँ पे बताती है, ईरानी नागरिकों से बोला गया है कि सड़कों पर उतरिए और सरकार को गिराने की अपील की है उन्होंने सीधे सीधे, है ना। सुरक्षा बलों को भी चेतावनी दी है कि अगर आपको जो अयतुल्ला खमैनी है इनके शासन से जो वहाँ पे ईरान के जो गार्ड्स हैं उनको सीधे सीधे बोला गया कि अगर आपको इसे बाहर निकलना है, ठीक है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC, ठीक है, IRGC को ही बोला गया है कि इनकी जो है इसमें अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका नाम क्या है, बसीज, ठीक है, बसीज नाम है। ICGC के एक स्पेशल ग्रुप है बसीज, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, हो सकता है पूछ दे कि बसीज क्या है ना। तो बेसिकली बसीज से भी बोला गया है कि आप जो है तख्तापलट में सहयोग करिए, आपको जो इम्यूनिटी दी गई है फिर से ये नहीं मिलेगी, तो जल्द से जल्द ये करिए, है ना। ईरान में तख्तापलट का खुला आह्वान, इसके पहले भी जब अभी 32,000 लोग मारे गए थे कुछ समय पहले भी जो हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो उसमें भी सीधे सीधे बोला गया था, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे निकल करके दो तरीके की बात है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि बटा हुआ ईरान अभी बटा हुआ है, मातम, कुछ लोग मातम भी हैं, कुछ लोग विद्रोह की स्थिति में भी हैं। तो कुछ लोग खुश हैं अयतुल्ला खुमैनी की जो खामनेई की जो मूर्ति वगैरह है वो गिरा रहे हैं, लेकिन कुछ वहीं पे जो एकदम कट्टर हैं उनके प्रति भक्त हैं, जैसे बसीज वाला जो मैंने नाम लिया था, ये बसीज बेसिकली एक औपचारिक नाम क्या है, शाहजमान ए बसीज ए मुस्तजफीन, ठीक है, मुस्तजफीन इसका नाम है, जो सर्वोच्च नेता जो अयतुल्ला अली खामेनेई हैं, इनके एक स्वयंसेवी मिलिशिया आप बोल सकते हो, ठीक है, इनके अर्धसैनिक स्वयंसेवी मिलिशिया जो केवल उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं कट्टरता के साथ इनके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब बात यह है कि इसमें इसके बाद से ईरान ने क्या किया है, मध्य पूर्व के जो शहर हैं उसमें मिसाइलों की बारिश की है। धीरे धीरे देखते हैं ईरान के जो निशानी है, धीरे धीरे भारत, आप देखेंगे कि जितने भी मिडिल ईस्ट हैं, क्योंकि वो ईरान क्या कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी उसको लगता है कि इन्होंने इंटेलिजेंस लीक किया है या क्योंकि एकदम पिन पॉइंटेड लोकेशन पे हमला हुआ था, तो वो इसको रिटेलिएट करेंगे। अब देखना होगा कि आगे के जो डेवलपमेंट है वो देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन अभी जो ईरान की जो मिसाइल रेंज है उसमें पूरा मध्य पूर्व और यूरोप तक ये पहुंच सकते हैं, ठीक है, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच स्टार्टिंग वाले पॉइंट तक ये पहुंच सकते हैं। भारत अभी फिलहाल के तौर पे इसमें सुरक्षित है, देखना होगा कि क्या इसमें आगे हो सकता है। दुनिया सांस रोके हुए है, अगला ट्रिगर पॉइंट क्या है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे इसके पहले भी बता रहे थे कि वो ठीक ठाक ऐसे जानते हैं, क्योंकि पिन पॉइंटेड लोकेशन पे हमले हुए हैं, तो उनको ये पता था कि वो कहाँ पे छिपे हुए हैं, और जिस तरीके से हमला किया है, ईरान शायद ही भारत या इस तरफ हमले करने से बचेगा। और जो भारत की जो सुभेद रक्षा प्रणाली है S-400 ऑपरेशन, जो सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा था, आयरन डोम जो सिस्टम है, अभी हम लोग इस पे भी बातचीत कर रहे हैं, तो भारत के लिए खतरा बहुत बड़ा नहीं है ना। इस पूरे न्यूज पे नजर बनाए रखिएगा, लेकिन सवाल निकल करके यही सामने आ रहा है कि क्या मध्य पूर्व में एक नए राजनीतिक मानचित्र की शुरुआत है, क्या ईरान में एक नए शासन की सुगबुगाहट दिखाई देती है, या फिर से वही पुराने शासन को ही नए नेता जो मिलेंगे। एक वैश्विक अस्थिरता का दौर कितना लंबा खींचेगा, ये डिपेंड करेगा कि ईरान किस तरीके से इसको रिटेलिएट कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल के और अमेरिका के जो भी नौसैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो आपको अगल बगल देखने को मिल रहे हैं। आगे के डेवलपमेंट में हमारे साथ बने रहिए, हम लोग इस पे एक जल्दी लाइव चर्चा भी करेंगे। आप लोग बताइएगा भी लाइव चर्चा में आप लोग भी अपने व्यूज रख पाएंगे, तो इस लाइव चर्चा में भी मिलेंगे, है ना। और ऐसे ही टॉपिक्स पे हम लगातार अब वीडियो लेकर के आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए यूपीएससी के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।